दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट इस बार बहुत ही बेहतरीन रहा है। कंपनी का प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है। इसके अलावा कंपनी ने और क्या क्या प्रदर्शन किया है, यहाँ पे एनपीए में कितना सुधार हुआ है और कंपनी के एसेट क्वालिटी में आगे क्या संभावना बन रही है, मैनेजमेंट का क्या कहना है और इस रिजल्ट के बाद क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि यस बैंक आगे बेहतर कर सकता है। वैसे यस बैंक के साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि चाहे यस बैंक कितना भी बेहतर रिजल्ट दे, जो ब्रोकरेज हाउस है उनको पसंद नहीं आता है। वो हर रिजल्ट के बाद कोई ना कोई यहाँ पे नुक्स निकालते हैं और उसके बाद में स्टॉक के अंदर गिरावट हो जाती है। लेकिन हकीकत में यह है कि वही ब्रोकरेज हाउस इस रिजल्ट के बाद वहाँ पे गिरावट के दौर में ख़रीदारी करते हैं और उसके आंकड़े आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस ने जम के खरीदारी की है यस बैंक के अंदर। तो क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को 20.19 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.25% की तेज़ी देखने को मिली। तो बाजार में गिरावट थी लगभग 550 पॉइंट की, उसके बावजूद भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक काफ़ी ठीक लग रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि 21.5 रुपये में एसएमबीसी ने डील की है एसबीआई के साथ में, जो उस प्राइस से शेयर खरीद रहे, तो वो प्राइस से भी स्टॉक बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में, इसलिए वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बन रहा है। अब जैसे कि इस बार कंपनी ने रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन दिया है। Q1 में आप देखें तो प्रॉफिट में 59% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है, जबकि एनआईआई में भी 6% की वृद्धि देखने को मिली है। एसेट क्वालिटी वह स्थिर रही है। तो आप देख लो कि BSE 100 में शामिल यस बैंक ने अपनी पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। बैंक ने तिमाही स्टैंड अलोन मुनाफे में पिछले साल के मुकाबले 59% की ज़बरदस्त जंप दिखाई है। बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम साल दर साल के आधार पर 6% बढ़े। वही तिमाही के आधार पर देखें तो बैंक के एनपीए आपको स्थिर रहते हुए दिखाई देंगे और पिछले साल के मुकाबले बैंक की तिमाही में 44% की उछाल आई में देखने को मिली है। तो कुल मिला के बहुत ही बेहतरीन आंकड़े हैं। आप देखिए जो कंपनी का जो प्रॉफिट है इस बार स्टैंड अलोन प्रॉफिट, वो 502.4 करोड़ से बढ़ के सीधा 801 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसमें आप देख लो कि ईयर ऑन बेसिस पे 59.4% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है और प्रॉफिट का कंसोलिडेटेड आंकड़ा 808.7 करोड़ के आसपास है। इसमें पिछले साल के मुकाबले 57% की बढ़त देखने को मिली है। वही बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 2244 करोड़ रुपए से बढ़कर 2371.5 करोड़ के आसपास रही है, यानी यहाँ पर 5.7% की वृद्धि देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक के द्वारा कमाए गए ब्याज और चुकाए गए ब्याज का अंतर होता है। तिमाही के दौरान बैंक की अन्य आय में अच्छा उछाल देखने को मिला है। अन्य आय के दौरान 46% की बढ़त के साथ आप देखें तो 1752 करोड़ के आसपास रही है और बैंक की एसेट क्वालिटी देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो स्थिर ही रही है। देखते हो कि एनपीए 1.6% रहा है, जबकि नेट एनपीए 0.3% पर है, जिसमें बदलाव नहीं हुआ है। अब वैल्यू ग्रॉस एनपीए पिछली तिमाही के मुकाबले 3935.6 करोड़ रुपए से बढ़कर 4022 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वही नेट एनपीए 800 करोड़ रुपए के मुकाबले 797.3 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, यानी उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। तो क्वार्टर बेसिस पे देखें तो बैंक के प्रोविज़न में मार्च तिमाही के मुकाबले 317 रुपये से करोड़ रुपए से घटकर 284 करोड़ रुपये पर आ गया है, यानी कंपनी का जो प्रोविज़न है बैंक का वो लगातार कम हो रहा है। ये अच्छी बात है, यानी रिस्क कम हो रही है। प्रोविज़न कम होने का मतलब ये है कि बैंक को ज़्यादा प्रोविज़न नहीं रखना पड़ रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखिए मार्च तिमाही के मुकाबले स्थिरता के साथ 2.5% पर है, हालांकि पिछले साल के मुकाबले इसमें 10 अंक बेसिस की बढ़त देखने को मिली है। तिमाही के दौरान बैंक के स्लीपेज तिमाही पर दर तिमाही के आधार पर 1223 करोड़ रुपए से बढ़कर 1458 रुपये पर पहुंच गए। हाल में ही कंपनी ने अपनी बिजनेस अपडेट जारी की, जिसमें बैंक की जो लोन ग्रोथ है उसमें सुस्ती देखने को मिली। ग्रोथ में आप देखें तो मार्च स्तर थोड़ा नीचे आई है, 7% की स्तर नीचे देखने को मिली। बैंक के एडवांस पिछले साल के मुकाबले 5.1% बढ़े, पिछली तिमाही के मुकाबले 2% गिरकर 2.41 लाख करोड़ पर पहुंच गए। वही डिपॉजिट साल दर साल 4% से बढ़कर 2.75 लाख करोड़ तक रहे, लेकिन मार्च तिमाही में से 3% कम हो गए, यानी क्वार्टर के हिसाब से देखें तो कमजोरी रही है।
बैंक का क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात जून के अंत में 87.5% रहा, जबकि मार्च में ये 86.5% था और पिछले साल जून में 86.6% था। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो LCR 135.7% हो गया, जो पिछले तिमाही में 125% के आसपास था और पिछले साल 137.8% था। बैंक का स्लिपेज रेशियो इस साल पिछले 10 तिमाहियों में सबसे कम रहा है। इस क्वार्टर के दरमियान देखें तो एक बड़ा फैसला किया यस बैंक ने SMBC के साथ में। यस बैंक की जो है डील हुई, जिसमें आप देखें तो सुमितोमो मित्सुमी बैंकिंग कॉरपोरेशन 20% की हिस्सेदारी ले रहे हैं SBI और दूसरी बैंकों के पास से, और आप देखें इससे आने वाले समय सेहत में सुधार होगा। और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म रेटिंग है उसमें अपग्रेड किया मूडीज़ की तरफ से, केयर और रिकरा ने सब ने रेटिंग बढ़ा दी है, यानी यस बैंक पे सभी रेटिंग एजेंसियों को पूरा भरोसा है। और इस रिजल्ट के बाद मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO प्रशांत कुमार का कहना है कि बैंक आप देखें तो एक नए फाइनेंशियल ईयर में इंटर किया और बहुत ही शानदार और बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया, और बैंक का जो आप देखें इस समय प्रदर्शन है वो काफ़ी बेहतर रहा है, आशावान रहा है। लगातार ROA 0.8% के आसपास, जबकि PPOP 1358 करोड़ और NIM 2.5% के आसपास रहा, जो ये दिखा रहा है कि बैंक की इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी है। तो कुल मिला के मैनेजमेंट इस रिजल्ट से खुश है और काफ़ी सुंदर और अच्छे आंकड़े। अब एक बार हम इसको रिजल्ट को समझ लेते हैं अच्छे से किस तरह प्रदर्शन रहा है। पहले रेवेन्यू की बात करें तो जून 2025 में इसमें 7,605 करोड़ के आसपास है, जो मार्च 2025 में 7,623 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हल्की सी कमी आई है। जून 2024 की बात करें पिछले साल की, तो ये 7,725 करोड़ के आसपास था, तो उसमें भी आपको ईयर ऑन बेसिस पे कमी देखने को मिलेगी। लेकिन जून 2023 की बात करें तो ये 6,445 करोड़ के आसपास था, जिसके हिसाब से अच्छी खासी वृद्धि हुई है। खर्च की बात करें इस बार 3,110 करोड़ का खर्च हुआ है, जबकि मार्च में पिछले क्वार्टर में 3,080 करोड़ के आसपास इस बार खर्च बढ़ा है, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 2,820 करोड़ के आसपास खर्च था, तो ईयर ऑन बेसिस पे खर्च में वृद्धि हुई है। बात करें जून 2023 की तो 2,726 करोड़ का खर्च था, तो इस बार खर्च आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंसिंग प्रॉफिट इस बार -740 करोड़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में -809 करोड़ के आसपास था। जून 2024 में ये -580 करोड़ के आसपास था, जबकि जून 2023 में -730 करोड़ के आसपास था। बात करें कंपनी के अदर इनकम की, इस बार 1825 करोड़ की अदर इनकम बताई, जो पिछले क्वार्टर में 1815 करोड़ के आसपास थी, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 1271 करोड़ के आसपास थी, और आपके जून 2023 में ये 1192 करोड़ के आसपास थी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें इस बार 1085 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया, जो पिछले क्वार्टर में 1006 करोड़ के आसपास था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 691 करोड़ के आसपास था, और जून 23 में देखें तो 462 करोड़ के आसपास था। बात करें नेट प्रॉफिट तो इस बार 809 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया, जबकि पिछले क्वार्टर में 745 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है, और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 516 करोड़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी प्रॉफिट में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें जून 2023 की, तो ये 347 करोड़ के आसपास था। उस हिसाब से प्रॉफिट दुगुना से बहुत ज़्यादा, वो 3 गुना के आसपास पहुँच गया है, यानी प्रॉफिट बैंक का लगातार बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। EPS इस बार 0.26 रुपये रह रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 0.24 रुपीज़ के आसपास था, और बात करें यहाँ पे हम पिछले साल सेम क्वार्टर के 0.16 रुपीज़ के आसपास में EPS में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। ग्रॉस NPA क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1.60% पे स्थिर है, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1.70% था, उस हिसाब से ग्रॉस NPA कम हुआ है। और नेट NPA की बात करें तो इस बार 0.30% के आसपास, जो पिछले क्वार्टर में भी सेम था, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.50% था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे NPA कम हुआ है। अब जैसे कि आपको पता है कि रिजल्ट के बाद कोटक जैसे बैंक है जो यहाँ पे सेल की बात करते हैं कि ये रिजल्ट ठीक नहीं है, कमजोरी है, लेकिन खुद खरीदारी करें। आप देखिए 30 जून 2025 के लेटेस्ट आंकड़े, जिसमें कोटक ऑर्बिटेज ने यहाँ पे 418 करोड़ का निवेश किया, उनकी होल्डिंग 18.01% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है, आप क्लियरली देख सकते हो। इसके अलावा इन्वेस्टको इंडिया ने भी 199 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 116% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। ICICI प्रू निफ्टी प्राइवेट बैंक ने 108 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 12.20% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घटी है। ICICI प्रू इक्विटी ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 64.90 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग 35.77% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। निप्पॉन इंडिया ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 64.21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग 195% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। टाटा ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 62.18 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 103% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। आदित्य बिरला SL ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 67.01% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है।
और एडलवाइज ऑर्बिटेज ने यहाँ पे 59 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 103% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। बंधन ऑर्बिटेज ने 38 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 60.90% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। और बड़ौदा बीएनबी परिबास ने 30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 50% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। यानी क्लियरली आप देखो कि सिर्फ एक म्यूचुअल फंड को छोड़ के सब ने जम के खरीदारी की। ये सारा है कि यस बैंक पटरी पे और आने वाले समय में कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।